सभी को मेरा राधे राधे। बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तरी और दक्षिण संगीत पद्धतियों के बारे में। ठीक है, तो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, मेन पॉइंट्स को है जो नोट भी करते चले जाएंगे। देखिए, विद्वानों के अनुसार 12वीं शताब्दी तक संपूर्ण भारत में संगीत की केवल एक ही पद्धति प्रचलित थी, किंतु मुगलों के आगमन से भारत में संगीत की 2 पद्धतियां विकसित हो गईं। मुगलों का प्रभाव अधिकांशतः उत्तर भारत पर पड़ा, जिसने हमसे उसमें कला, संस्कृति और साहित्य प्रभावित हुए, और जबकि दक्षिण भारत में मुगलों के प्रभाव से लगभग अछूता रह गया। दक्षिण संगीत को कर्नाटक संगीत भी कहते हैं। ये बात तो है जो सभी बच्चे जानते होंगे। क्वेश्चन आता भी है आपका कि उत्तरी और दक्षिण संगीत पद्धतियां पहली बात तो कितनी होती हैं, ठीक, और किस पद्धति को क्या कहते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए, अब इनमें देखिए समानता क्या है। उत्तरी संगीत पद्धति और दक्षिण संगीत पद्धति में दोनों में समानता भी होती है और बच्चों विभिन्नता भी होती हैं। तो आज हम आपको सबसे पहले समानता के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो सारे बच्चे ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, दोनों पद्धतियों में संगीतोपयोगी नाद से 22 श्रुतियों की उत्पत्ति मानी जाती है। मतलब उसमें भी 22 श्रुतियां होती हैं, इसमें भी 22 श्रुतियां होती हैं। फिर दोनों संगीत पद्धतियों में 12 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, ये भी आपका क्लियर हो गया, और उनके स्वर स्थान पर भी लगभग समान ही होते हैं। फिर दोनों पद्धतियों में अनेक गीत शैलियां पाई जाती हैं। दोनों संगीत पद्धतियों में स्वर के साथ लय और ताल का महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाई, स्वर है तो लय भी होगी, तो ताल भी होगी। ठीक है, तो दोनों का है जो महत्वपूर्ण स्थान होता है। फिर है, जिस प्रकार उत्तर भारतीय संगीत में थाट राग वर्गीकरण की मान्यता है, उसी प्रकार दक्षिण भारतीय संगीत में मेल राग वर्गीकरण मान्य है। मेल और थाट एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है कि मेल के बारे में क्वेश्चन किया जाए, थाट के बारे में क्वेश्चन किया जाए, तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। तभी ये कह रहा है ये इसका एक पर्यायवाची शब्द है। थाट के समान मेल में से भी राग उत्पन्न होते हैं। दोनों पद्धतियों में कुल ताल भी समान है। जैसे उत्तर भारतीय संगीत का तीव्रा ताल दक्षिण भारतीय संगीत के त्रिपुट ताल के समान है। ठीक है, फिर है, दोनों पद्धतियों के कुछ राग भी स्वर की दृष्टि से समान हैं। जैसे मालकोश, हिंदोलम, दुर्गा, शुद्ध सावेरी, मधुमाद, सारंग, मध्यामती, बिलावल और शंकराभरण। फिर काफी को क्या कहते हैं, खरहर प्रिया, भैरवी को हनुमत तोड़ी, भीमपलासी को आमेरी और भूपाली को मोहमन। ठीक है, तो जैसा कि आप है जो नाम से समझ गए होंगे कि मतलब है जो कुछ के है जो दृष्टि से ये कह रहा है दोनों पद्धतियों के राग भी स्वर की दृष्टि से समान हैं। जैसे मालकोश को क्या बोला था, हिंदोलम, दुर्गा को शुद्ध सावेरी, मधुमात सारंग को मध्यामती, बिलावल को धीर शंकराभरण, काफी को खरहर प्रिया और भैरवी को हनुमत तोड़ी और भीमपलासी को आमेरी और है जो भूपाली को मोहमन बोला जाता है। ठीक, कुछ राग नाम की दृष्टि से भी समान है, किंतु उसके स्वरों में विभिन्नता है। जैसे श्री, सोहनी, केदार, हिंडोल आदि। ठीक है, कुछ में है जो मतलब स्वरों से ही है जो भिन्नता बताई जाती है। फिर देखिए, दोनों पद्धतियों में गायक में जो अपनी कल्पना के अनुसार गाने की स्वतंत्रता होती है। दोनों पद्धतियों में आरोह अवरोह का महत्वपूर्ण स्थान होता है, सॉरी। ठीक है, अब ये सब कि इसके कितने पॉइंट्स थे बच्चों, 9 पॉइंट्स थे इसके। ठीक है, तो ये तो समानता के हो गए और ये आपके हो गए विभिन्नता के। ठीक, तो विभिन्नता के क्या है देखिएगा, यद्यपि दोनों पद्धतियों में 12 स्वर हैं, किंतु स्वरों के नाम भिन्न हैं। निम्न तालिका से ये स्पष्ट हो जाएगा। जैसे ये देखिए, उत्तर संगीत के स्वर हो गए, ये दक्षिण संगीत के स्वर हो गए। अब उत्तर संगीत के जो स्वर हैं देखिएगा क्या क्या कहे जाते हैं। उत्तर संगीत के स्वर में कौन कौन से होते हैं स्वर, षडज होता है, कोमल ऋषभ होता है, कोमल गंधार, शुद्ध गंधार, शुद्ध मध्यम, तीव्र मध्यम, पंचम, कोमल दैवत, शुद्ध दैवत, कोमल निषाद, शुद्ध निषाद। इस तरह से दक्षिण पद्धति के स्वर में षडज, शुद्ध ऋषभ, शुद्ध गंधार या चतुश्रुति ऋषभ, साधारण गंधार या षटश्रुति ऋषभ, अंतर्गंधार, शुद्ध मध्यम, प्रतिमध्यम, पंचम, शुद्ध दैवत, शुद्ध निषाद या चतुश्रुति दैवत, और कौशिक निषाद या षटश्रुति दैवत, और काकली
निषाद। फिर देखिएगा आपका इसका दिया है उत्तर भारतीय संगीत में स्वर का सबसे नीचे रूप कोमल और कर्नाटक संगीत में शुद्ध कहलाता है। ठीक, ये किसमें कहा गया है? उत्तर भारतीय संगीत में। फिर उत्तर भारतीय संगीत में प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार गीत की बंदिश में परिवर्तन कर लेता है, किंतु कर्नाटक संगीत में बंदिश की मौलिकता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मतलब उत्तर भारतीय संगीत में तो इंसान अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकता है, लेकिन दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में ऐसा नहीं होता है। फिर उत्तर भारतीय संगीत में स्वर की गंभीरता और विभिन्नता पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जबकि कर्नाटक संगीत में स्वर की कंपन और चंचलता पर ध्यान रखता है। उत्तर भारतीय संगीत में 10 थाट होते हैं, वहीं दक्षिण भारतीय संगीत में थाटों की संख्या 19 है। अब देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि उसमें 10 होते हैं उत्तर भारतीय में, दक्षिण में कितने होते हैं? 19 होते हैं। फिर उत्तर भारतीय संगीत में ताल देने के लिए तबला और दक्षिण भारतीय संगीत में ताल के लिए मृदंगम बजाया जाता है। ये भी देखिए कितना है जो अच्छा पॉइंट है और कितना है जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। फिर है उत्तर भारतीय संगीत में तबला संगति का अभिप्राय है कि संगति में गायन अधिक सुंदर हो, इसलिए तबलिये को कला का है जो परिचय देने के लिए अलग से समय नहीं दिया जाता है। भाई संगत होगी तो अगर गायक है गा रहा है अपना, तो तबले वाला संगत कर रहा है तो उसको अलग से परिचय देने की उसमें आवश्यकता नहीं होती है। किंतु कर्नाटक संगीत में गायक अपने गाने के बीच मृदंगम बजाने वाले को अपनी कला साधना दिखाने का अवसर देता है और थोड़े समय के लिए वो शांत हो जाता है। उत्तर भारतीय संगीत में तालों की संख्या असीमित है और जबकि ताले जाति रहित हैं, जबकि दक्षिण भारतीय संगीत में मुख्य 7 ताले हैं। अब कहने का मतलब यही है कि जो उत्तर भारतीय संगीत की में जो ताले हैं उनकी है जो संख्या बहुत ही असीमित है, मतलब वो लिमिट नहीं है। लेकिन है जो दक्षिण भारतीय संगीत है उसमें सिर्फ 7 ही ताले हैं और प्रत्येक के 5-5 प्रकार हैं। उत्तर भारतीय संगीत में ताल की प्रथम मात्रा पर जो आघात किया जाता है उसे सम कहते हैं, जबकि दक्षिण भारतीय संगीत में ताल की प्रथम मात्रा पर किए गए आघात को घात कहते हैं। उत्तर भारतीय संगीत में खाली के स्थान पर खाली का ही प्रयोग किया जाता है, जबकि दक्षिण भारतीय संगीत में खाली के स्थान पर विसर्जितम का प्रयोग होता है। ठीक है, खाली का ही है जो उत्तर भारतीय संगीत में जो खाली होता है उसमें खाली के स्थान पे खाली का ही प्रयोग किया जाता है और दक्षिण भारतीय में उसे है जो विसर्जितम कहा जाता है। फिर उत्तर भारतीय पद्धति में ताल के अंग नहीं होते हैं, इसमें ताल के विभागों को विषय महत्व दिया जाता है, जब वहीं दक्षिण भारतीय पद्धति में ताल के 6 अंग होते हैं, लघु, द्रुत, अनुद्रुत, गुरु, प्लुत और काकपद। ये क्वेश्चन भी बच्चों है जो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा ज़रूर। फिर से ना लर्न हो तो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। दोनों पद्धतियों में गीत की शैलियों में अंतर पाया जाता है जो कि निम्न। ये देखिए उत्तर भारतीय पद्धति के है जो गीत हैं आपके, जिन्हें कहा जाता है जैसे ख्याल गायन है, भजन है, सरगम है, त्रिवट है, अलंकार है, रागमाला है। ठीक, और ये दक्षिण पद्धति की भारतीय पद्धति के गीत हैं, वर्णम है, कीर्तनम है, जाति स्वर है, प्रबंध है, स्वरावली है, रागमालिका है। ठीक है, तो ये है जो इसके गीत के नाम हो गए और ये दक्षिण भारतीय पद्धति के गीत के नाम। आई होप कि आपको है जो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा जिस तरह से हमने समझाया है, तो उसको आप है जो देख लीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।